बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज शेख रशीद साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, पीडीएम का सरबराही इजलास है, ये फोके फायर करते हैं, ये सब कुछ होगा, वो होगा, बातें हो जाएंगी। आप यकीन मानिए, जैसे टार्जन की वापसी होती है, मैं हमेशा कहता हूं, वैसे पीडीएम की भी वापसी होती है। एक सरबराही इजलास, दो सरबराही इजलास, तीन सरबराही इजलास, और आज के सरबराही इजलास के बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने फरमाया कि एक महंगाई मार्च होगा। उसका एजेंडा क्या होगा? इस्लामाबाद में मुजाहरा होगा, फाइन हो जाए, अच्छी बात है, सियासी जमातों का इकट्ठ होना चाहिए, लेकिन उससे हासिल आप क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में किसी को पता नहीं है। इस्तीफों के मामले में ये पीडीएम जितनी डिवाइडेड रही है, जितनी तकसीम इसमें रही है, वो आज भी मौजूद है। मौलाना साहब क्योंकि बहुत ज़हीन शख्सियत हैं, वो इसको अच्छी कवर अप जॉब देते हैं कि हम इसके ऊपर फैसला आने वाले वक्त पर करेंगे, अपने मुताबिक किसी वक्त पर करेंगे, लेकिन सबको पता है कि वो वक्त पता नहीं कब आएगा। हुकूमत का चौथा साल चल रहा है, हुकूमत अपनी जगह मौजूद है, वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जगह मजबूत मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीडीएम और साबित हुई है बसद एहतराम शायद कि वो इतनी इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर सकी, बल्कि बिल्कुल भी इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर सकी। और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है कि हम तो निकल गए, अब आप बताएं आपके पल्ले क्या है, तो पीडीएम के पल्ले क्या है, ये सबको सामने नज़र आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। एक बदकिस्मत वाक़या जो कि पाकिस्तान की तारीख में हुआ, जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की रूह कांप गई, वो वाक़या था जो कि सियालकोट में एक मेहमान जो कि पाकिस्तान में था, अपने बच्चों का रिस्क कमा रहा था, उसके साथ जो सलूक हुआ। अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात को एक्नॉलेज किया, अच्छी बात कही कि पाकिस्तानियों के शहर शर्म से झुक गए, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, जिस शख्स में इंसानियत की लाज रखी उन दो तीन लोगों ने, उनमें से एक जो आइडेंटिफाई हो गए हैं मलिक अदनान, उनको तमग़ा शुजात देने की बात करते हैं, वहीं हमारे मुल्क में वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब कुछ ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, कुछ ऐसे दलाइल देते हैं जिनसे इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये लोग इतने अहम मनसब पर मौजूद हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और एक इलेक्शन जो कि बाई इलेक्शन था NA 133 का लाहौर में, कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। परवेज़ मलिक साहब इंतकाल फरमा गए, उनके बाद उनकी अहलिया ने इस नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कहीं थी ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितना लूज़ किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना गेन किया है, वो तो बात होगी। लेकिन एक बदनुमा, एक बुरी मिसाल इस इलेक्शन की कैंपेन के अंदर भी बनी है, और वो भी जो सहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आता है कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याद रहे कि आज कामयाब जवान ड्राइव भी आई है और वज़ीर आज़म ने उसको इनिशिएट किया है। जिना स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, हम उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि उस्मान डार साहब का ये कहना है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, हर आने वाले महीने के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थ्रू होगा और बहुत करीब ले आएगा यूथ को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पर तकिया किए हुए। राज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मोहसिन शाहनवाज राणे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आ भी रहे हैं। और आज जो वैसे पीडीएम की हालत है उसके बाद तो इनका मुस्कुराना बनता ही है, लेकिन मैं पूछूंगा राजा साहब आपसे पीडीएम के क्या जरूर। और आप मुझे दिल है, मुझे पक्का यकीन है कि वो कहते हैं ना, हैंड्स ऑन हार्ट, आप दिल पर हाथ रख के सच बोलेंगे और खरी बात करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। और सेनेटर परवेश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनी तौर पर खुश होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। खुश इसलिए होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे बाद पंजाब के अंदर एक फुटप्रिंट छोड़ा है। 5-5.5 हज़ार वोट से 32,000 वोट्स तक गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगेन बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले ज़रा डार साहब, आपका कामयाब जवान ड्राइव अभी मैं देख रहा था, आप प्रोग्राम से पहले मुझे दिखा रहे थे, अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म को आप समझते हैं कि इससे आप बड़ा कैपिटलाइज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मजबूत होते जा रहे हैं। पीडीएम आपको लगता है कि थकी हुई साबित हुई है बहुत? देखिए मुनीब, हमारी जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंबॉलिकली है यूथ की पार्टी, आपके सामने नौजवानों की ये जमात है। और मुझे आज वाकई बड़ी खुशी हुई, और मैं आपके प्रोग्राम से उन तमाम हज़ारों नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो जिनाज़ स्टेडियम इस्लामाबाद आए। ठीक।
اور سچ مانیے کہ میں آج خود جذباتی ہو رہا تھا ان کا پیار محبت اپنے لیڈر اپنے پرائم منسٹر کو جب وہ خطاب کر رہے تھے اور جس طرح کا سامنے سے جوش اور جذبہ دیکھنے کو مل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو ہے اور یوتھ کا پیشن اور یوتھ کی کمٹمنٹ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے اس ملک کی, وہ دیکھ کے تو پی ڈی ایم کو تو پھر کمبل لے کے سو جانا چاہیے. مطلب پی ڈی ایم فارغ ہے, پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں, آپ اگر فوٹیج دکھا سکیں پاکستانیوں کو جو آج ہوا, دکھا بھی رہے تھے, میں محسن راجہ صاحب کو اور پوری پی ڈی ایم کو کہتا ہوں کہ اس کا 10% بھی اکٹھا کر دیں جناح اسٹیڈیم میں, اس کا 10% بھی اکٹھا کر دیں, یہ وہاں 100% کی میں بات اور یہ پورے پاکستان سے یوتھ اکٹھی ہوئی تھی. دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان سے آئے, ہر صوبے کی نمائندگی تھی, سندھ کی, بلوچستان کی, پنجاب کی, کے پی کی. اور اگر آپ کا کیمرہ مین وہاں ہو پوچھ لیں کسی کو بریانی کے ڈبے, کوئی ایسا کام نہیں تھا, خود وہ آئے ہیں چونکہ ایک یوتھ ان کے لیے پرائم منسٹر پروگرام لے کر. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ کیوں آج یہ یوتھ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, اس لیے کہ ان کو ماضی میں پوری طرح نظر انداز کیا گیا, کبھی پاکستان کے نوجوانوں کی بات ہی نہیں کی گئی. اگر اس ملک میں پاکستان کے یہ نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں, یہ بات ہمیشہ میرے لیڈر نے کی, میرے پرائم منسٹر نے کی. آج وہ جو پروگرامز لا رہے ہیں, دیکھیں 100 ارب سے اکنامک امپاورمنٹ کا پروگرام ہم لے کے آئے نوجوانوں کے لیے, جس سے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اور آج میں آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کر سکتا ہوں ڈیٹا, کراچی سے لے کے ہنجرات تک اور وزیرستان سے لے کے آپ جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا کوئی انیشیٹو ہے یقینی طور پر پاکستان کے نوجوان اگر اس سے بینیفٹ ہوں گے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, ابھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جہاں اتنا کچھ حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم کو تو کمبل لے کر سو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی بتائے گی کہ پی ڈی ایم کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی جماعت پی ڈی ایم کا حصہ ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت تھکی ہوئی اپوزیشن ثابت ہوئی ہے؟ آپ نے اتنا سنجیدہ ہو کہ یہ مجھ سے سوال کیوں کیا؟ پہلے تو مجھے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ سنجیدگی سے آپ نے اپنی مسکراہٹ اور اپنی جو دل کی جو بات ہے اس کو لبوں پر لانے سے پہلے آپ میں نے کہا شاید اگر میں مسکرا کے پوچھوں تو آپ کہیں میں سرکاسٹک ہو رہا ہوں. میں نے سنجیدگی سے کہا کہ جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کیا کہیں گے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے پہلے یوتھ کی بات کی اور انیشیٹو کی بات کی, یوتھ کے بارے میں پاکستان کی یوتھ ہے, وہ ہماری بھی یوتھ ہے, وہ ان کی بھی یوتھ ہے, وہ پیپلز یوتھ ہے, وہ آپ کی بھی یوتھ ہے. تو یہ سارے پروگرامز جو ہیں, چاہے ان کی امپاورمنٹ ہوں, چاہے ان کو لیپ ٹاپس ہوں, چاہے ان کے لیے لون سکیمز ہوں, چاہے سپورٹس کے پروگرام ہوں, یہ تو ہمارے بھی ٹینیور میں ہوئے اور اسی طرح ہوئے اور اسی طرح بڑے بڑے پروگرامز ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کے ہوتے رہے, نواز شریف صاحب کے ہوتے رہے, اور یہ سلسلہ خیر جاری ہے اور اچھی بات ہے. تو ہونا چاہیے, ایک پروگرس کا ایشو اور ایک کامن گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر تو کوئی نوجوانوں کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے. جہاں تک دوسری بات اٹھتی ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملے میں دیکھیں, ہمارا تو ابھی جو پہلے دن سے ہر جماعت میں ایک رائے ہوتی ہے جی, اور زیادہ اکثریت لوگوں کی رائے یہ بھی رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم کا جو طریقہ کار تھا اس کو تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ظاہر ہے پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم ہے اور ہم اس فیصلے کے پابند ہیں. لیکن ہم جس طرح میری پی ڈی ایم کے اوپر یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو کچھ تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تھا, استعفوں والے معاملے کو تھوڑا فرق ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سندھ میں جو چیزیں چل رہی تھیں ان کو اور ان کو ذرا دیکھ لینا چاہیے تھا, جو ریالٹی تھی اس کو, ریالٹی چیکس جو تھے ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا. اور اس وقت جو ہے میں تو یقینی طور پہ سمجھتا ہوں اس وقت تو ہمیں ڈی چوک میں ہونا چاہیے اور ہمیں ڈی چوک میں بیٹھے ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں 23 مارچ کو آپ آ رہے ہیں, آپ یعنی کہ پی ڈی ایم آ رہے ہیں, اور یہاں مہنگائی کے اوپر آپ کوئی اجتماع کریں گے, کوئی مظاہرہ کریں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا عمران خان کے؟ دیکھیں دو آپشنز ہیں نا. ایک تو آپ یہ ہے کہ موسم سردی, کرونا, یہ چیزیں بھی آپ نے رکھنی ہے ذہن میں کہ ملک میں یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے ایشو, اور اس کے بیچ میں کوئی یہ بات نہ ہو کہ کل یہ ہم پہ الزام لگا دیں کہ جی اسلام آباد میں کرونا تھا تو پنجابی میں کہتے ہیں نا رج و رج جلسے ہوتے تھے, کوئی ایس او پی کا خیال نہیں ہوتا. اب آپ طب کے عین اصولوں کے مطابق جب ہمارا جلسہ ہوگا نا, میں آپ کو 200 نہیں کچھ 4000 ایف آئی آر دے سکتا ہوں جو ہمارے لوگوں کے اوپر حلقوں میں کاٹی گئی ہیں کرونا کے دوران اکٹھے ہونے کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ اس طرح کے ایشوز ہیں, ہم اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کریں گے اور ہمارے پاس آپشنز اور بھی ہیں. بالکل ٹھیک, لیکن کیا آپشن ہے؟ آپشن یہ بھی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان
اپنے के लिए पंजाबी में कहते हैं ना, कोई इनका vote of- कुछ नहीं बिगाड़ सके इनका आप। देखिए इनका बिगड़ चुका है, क्या इनका बिगड़ हो चुका सकता है? है मौजूद है, ऐसे करके कहते हैं बैठे में। देखिए जी, इनके कहने से तो वो कोई ना माने ना, ये तो जो था ना, अपने दम पे बैठे हुए। शहनशाह ने कहा था ना, तो उसने कहा था अभी दिल्ली दूर अस्त, ताकत से दिल्ली दूर, वो शहनशाह ने कहा था ना दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली बड़ा दूर है। तो ये वो बदमस्त एक शहनशाह है जिसकी तरह बैठे और मुतमईन है कि हालात क्या ठीक आप है। समझते हैं कि इनके 23 नीचे मार्च से- को आकर आप हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि उससे पहले ही शायद इनका बिगड़ जाए। ये आपकी आसें उम्मीदें जो हैं ये पिछले 1.5 साल से तो मैं आप ये देख रहे समझता हैं। हूँ कि हो सकता है उससे पहले कोई अदम एतमाद सूबे में, पिछले दिसंबर में आर या पार होना था, 12 महीने ये- गुजर गए राजा देखिए, साहब बीच में। ओ भाई जी, ऑपोजिशन का काम होता है हल्के हल्के झटके देना, वो हम इनको देते जाएंगे। फिलहाल परेशान झटके तो नहीं ये लग रहे हद तक है, परेशानी का आलम तो इनका यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि लोग इनके अगले इलेक्शन में इनकी वो टिकटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं ये है। बात आप हमेशा कह के जाते मैं हैं, वरना हकीकत आप है। पंजाबी में कहते ना तुम बंदियां दे ना देखिए दसदे हो। आप यहाँ पे बुला ले पीटीआई के 10-15 बंदे यार आप जो मुझे भी राजा बैठे साहब, हैं। आप हमारे भाई हैं, आप मैं नाम बैठा बताएं, मैं हूं। आप तमाम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ उनसे आएं। के हल्फन कहेंगे वो अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे। ये आपके कोई नहीं colleagues हैं कहेगा, ना। कोई नहीं कहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आखिर में इन्होंने ईवीएम्स के जरिए 2-4 लोगों को पकड़ सेंट्रल कर, पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, कहाँ के लोग ये तो बता दें। देखें ये सेंट्रल के साउथ के, हमें तो अब थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं तो इस मेरी आवाज ये है कि पुराने को नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे से जाना चाहिए। अच्छा। नए लोगों के पीछे हमें बिल्कुल चमक के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें लॉयल्टी के पीछे जाना चाहिए, मेरी ये राय है। लेकिन आगे तारीख भी कुछ बताती है ना हर एक देखिए जी, आपके बारे मेरी तो में। यही राय रही है, क्योंकि हमने तो अपनी जमात के साथ ही रहे हैं और इसी के साथ हैं, हमने तो कभी कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे पलटी नहीं मारी। लेकिन ठीक है। मेरी राय ये है और यही रहेगी। लेकिन मैं आपको मुझसे बात कर रहा हूँ कि जो आपने एक बड़ा अहम बात पूछी कि ये क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, ईवीएम के जरिए इन्होंने एक ये लोगों को उम्मीद दिलाई है अपने हलकों में उम्मीदवारों को कि जी ईवीएम आ गई है, हमने धांधली कर लेनी है और उसकी बुनियाद के ऊपर अगला इलेक्शन में हमारा चांस बन जाए ना, तो लिहाजा आप टिके रहें। अच्छा। लेकिन ये अगर ईवीएम हो ना, को 9-10 का 1-2 का मार्जिन हो, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और महंगाई की सूरत हाल है, आप देख लें तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर में बैकआउट किया है, आपके ख्याल से जो वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट थे वो बड़े तजर्बाकार बंदे थे। फिक्रिया है सर, वो कह रहे हैं आप पता नहीं 82,000 से 42,000 पर आगे, 84,000 से टर्नआउट ही नहीं था, टर्नआउट कम था। बाई इलेक्शन में टर्नआउट नहीं पाकिस्तान होता है। पीपल्स पार्टी ने जीता, आपकी फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ रही है। देखिए उसमें एक बात बताऊं कि जो वहाँ पे रिजल्ट आया उस पे आप ये देखें, जो इनके कैंडिडेट ने अपनी इज्जत बचाई है, और मैं इनके कैंडिडेट की जो एबिलिटीज़ हैं उसको मैं जानता हूं कि वो इतने काबिल शख्स हैं कि वो ये टेक्निकल गलतियां नहीं कर सकते अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। जो ये नॉमिनेशन पेपर्स में गलतियां हुई हैं, ये इज्जत बचाओ प्रोग्राम था कि इज्जत से निकल जाओ। अच्छा, ये आपको दानिस्ता हुई है, ये दानिस्ता गलतियां हुई अच्छा, हैं एक अपनी बात इज्जत है। बचाने के लिए। ये परवचा खान साहबा, ये मुस्लिम लीग नून का ये अब इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाए क्यों? अब ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको नजर आ रहा है कि आपने वहां पर गेन किया है, कोई 12-14 हज़ार के वोट से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे रही है, और गिल साहब ने बड़ा गेन किया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है। एक बदकिस्मत एलिमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं उसकी बात यहाँ करना चाहूंगा, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया। वो क्यों आया? ये उन लोगों की जानिब से आया जो जमहूरियत और इक़दार और असूलों की बात करते हैं, वो भी आपके खाते में गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्या बात हुई जी? बदकिस्मती है, लेकिन आपने जो बात की जरा सुनिए। जरदारी साहब, ये कराची और सिंध नहीं है, वो असी तेरे नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल, ये किसे गलत फहमी में ना रहना। पलवशा खान साहबा, ये बदकिस्मती भी है, बदतमीजी भी है, और इसको मेरे ख्याल में हाईएस्ट लेवल पे कंडेम किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा उसको सेटबैक हुआ है इस इलेक्शन में, या आप ये समझेंगी कि नहीं, इनका आर्गुमेंट ठीक है कि वोटर टर्नआउट कम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर भी जीत गई है? देखिए मुनीब, जहाँ तक ये आपने कमेंट सुनाए हैं, तो इसके बदले में मैं आपको इसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगी कि गटर को जितनी मर्जी खुशबू लगा दें, उस पे इतर के दरिया बहा दें, बू तो उससे आएगी। लिहाजा ये जो शख्स हैं, इन्होंने अपनी तरबियत और जो अपनी असलियत है वो दिखाई है, वरना मैंने तो ये समझा था कि ये इलेक्शन इस लिहाज से कोटेबल था कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे की ज़ात पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तमाम चीज़ जो इनके खाते में जा सकती थी, उसको इस एक गंदे जुमले ने
جو ہے وہ بالکل اس کو خاک میں ملا دیا. تو کاکروچ کو آپ جتنے مرضی صاف فرشوں پہ پھیلائیں, آخر میں اس نے جانا تو گٹر میں ہی ہوتا ہے, لہٰذا اس کو یہیں بند کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی محنت کی, اس الیکشن میں دل و جان سے کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ چارج ہوئے, اور نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب سے اور سندھ سے بھی ورکرز نے یہاں شرکت کی, اور جتنا انہوں نے محنت کی اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا رزلٹ ہے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ زرداری صاحب کی سیاست ایسی ہے اور زرداری صاحب کی سیاست ہمیں لے کے بیٹھ گئی, تو یہ دیکھ لیجئے کہ لاہور نے اس وقت زرداری صاحب کی آواز کو ہی رسپونڈ کیا ہے, اور وہ انہوں نے جو پیغام قوم کو دیا وہ پیغام قوم نے سمجھا. لہٰذا آپ کسی شخص کو جتنا مرضی آپ اس کو جو ایک پلان کے تحت اس ملک میں بدقسمتی سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں آپ اچھالتے رہیں, لیکن آخر میں جو عزت اور ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پلوشا بی بی, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو آپ کی جیت اس لیے بھی واقع ہوئی کہ آپ نے پیٹ سے بھی مدد لی, مذہبی ایلیمنٹ کو بھی ٹیپ کیا, آپ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں کہیں فگر آؤٹ ہی نہیں کر رہی تھی, اس لیے جو کہ اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ تھا وہ آپ کو پڑا اور آپ نے کچھ آفیشیل ان آفیشیل مدد حاصل کی ایسی جماعتوں کی جہاں سے آپ نے ووٹ لیا. دیکھیے سیاست یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں, اس پر ہم نے تو اپنی جو حکومت ہی ہے وہ الائنسز سے کی. ہماری حکومت جب سینٹر میں تھی تو اس میں اتحادی زیادہ تھے, اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے بڑے بڑے کام کیے, بڑی بڑی ترمیمیں کی, بڑے بڑے معاملات طے کیے, حل کیے اس ملک کے. NFC ایوارڈ بھی اسی کے تحت ہوا, خیبر پختونخوا کو نام بھی اسی طرح ملا, اس کے بعد 18ویں ترمیم بھی سب ساتھ تھے. اس کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی جہاں وقت ایسا آیا تو ہم نے ساتھ بیٹھ کر کام کیا. لہٰذا اگر کسی نے ہماری آواز پر وہ جو کہتے ہیں اینٹی مسلم لیگ ووٹ کیوں آیا, ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی, ورنہ ان کے پاس تو یہ بھی ایک آپشن تھی کہ وہ گھر بیٹھ جاتے نا. ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں, لوگ ووٹ نہیں دیتے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر نے بھی ہمیں ووٹ دیا. بالکل ٹھیک. اچھا پلوشا بی بی ذرا اس پہ آ جائیں, آپ نے گین کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اچھی بات ہے, ذرا پی ڈی ایم پہ آ جائیں. آپ کو شو کاز مل گیا, آپ نے شو کاز رد کر دیا, جی پی ڈی ایم نے دیا, آپ نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے. آج مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ بات زبان زد عام ہے کہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا استعفوں کے اوپر. مولانا کہتے ہیں استعفوں پر اگر تیار ہو تو دیتے کیوں نہیں ہو, اور پی ڈی ایم کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بھائی نہیں اس کے لیے وقت نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک شو کاز اب پی ایم ایل این کو بھی دینا چاہیے, اور اس پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ 23 مارچ کو آئیں گے, مہنگائی پہ مظاہرہ کریں گے, آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا ناؤ دیٹ یو آر سٹنگ آؤٹ سائڈ آف پی ڈی ایم؟ دیکھیے میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے. پی ڈی ایم جو ہے اب وہ کیا کرتی ہے, استعفے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے, اس وقت ملک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, خدا نہ خواستہ ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہم سب ڈوب رہے ہیں. جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس سے بہت بڑا سوراخ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت بیٹھ کر اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی عوام کا غیظ و غضب ہوگا اس میں سب جماعتیں شامل ہوں گی سمیت ان کے جو کہ اس وقت اپوزیشن آپ مہنگائی مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی اس مہنگائی مارچ؟ ہم کسی بھی مارچ, دیکھیے جو بھی مارچ ہو, کوئی بھی پارٹی کرے, اگر اس سے عوام کو ریلیف ملے اور اگر وہ کسی ایسے منطقی انجام کی طرف معاملے کو لے کے جائے, صرف یہ نہیں کہ آج ایک میٹنگ ہوئی, کل ایک میٹنگ ہوئی, میڈیا اس طرف دوڑا, میڈیا اس ہیڈ کوارٹر دوڑا, اس سے میرے خیال میں عوام تنگ آ گئے ہیں. منیب بات یہ ہے کہ جیسے عثمان دار صاحب کہہ رہے تھے کمبل اوڑھ لے, تو بات یہ ہے کمبل تو وہ ایک دریا میں ایک کمبل تیرتا جا رہا تھا, تو ایک شخص نے اس کو چھلانگ مار کر پکڑنے کی کوشش کی. اچھا کہ یہ مجھے کام آئے گا, ٹھنڈک میں جو ہے راحت دے گا. وہ کمبل نہیں تھا, وہ ریچھ نکلا.
तो रीच ने उसको अपनी तरफ खींचा, बंदे ने कंबल अपनी तरफ खींचा तो रीच ने उसको खींच लिया। बहरहाल ये पीडीएम तो रीच जाहिर है साबित वो होती है डूबने लगा। हुकूमत के लिए या नहीं? नहीं, पीडीएम रीच साबित हो ना हो, हुकूमत रीच साबित हुई है। अच्छा। अब लोग कहते हैं कि हमारी जान छोड़े कंबल, लेकिन चलें, कंबल ये अब नहीं उस्मान छोड़ा। डार साहब अब भी बताएंगे मामला ये ब्रेक है। के बाद क्या हुकूमत जो है वो रीच साबित हुई है आपकी साबिक। लेकिन एक बदकिस्मत एलिमेंट और भी है। इतने बदकिस्मत एलिमेंट्स हैं जहां पर ऐसे वाकयात होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे सियालकोट के अंदर हुआ, वहाँ ज़िम्मेदार शख्सियात ऐसी सी बयानात देते हैं, उस पर भी बात करते हैं। और उस्मान डार साहब ने अगर कुछ कहना है तो जवाब में ज़रूर कहें। पलवशा बीबी को एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। मैं उस्मान डार से ज़रूर पूछूंगा कि क्या कहते हैं वो। अब जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एन 133 में नहीं थी, लेकिन इस क्लिप को ज़रूर सुनिए। मुल्क के वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब क्या फरमा रहे हैं उस वक्त जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सर शर्म से झुक गए पाकिस्तानियों के, पूरे पाकिस्तान के, जब इस तरह का इंसानियत सोज वाक़या सियालकोट में हुआ। एक श्रीलंकन शहरी का पाकिस्तान में जिस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसकी लाश की बेहरमती की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे हैं और परवेज़ खटक साहब उसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, देखिए। आप जो कह रहे हैं कि टीएलपी के, देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ। तो आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था कि नहीं था? ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जो सो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? अब ये जब आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। परवेज़ खटक साहब ने कहा जब हम जवान होते थे तो हमें बड़ा जोश होता था और हम भी बहुत सारी हरकतें करते थे। माशाल्लाह अब तो वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो शायद जो दलील है उनकी वो जवानों वाली है। आप परवेज़ खटक साहब की सोच से एग्री करते हैं उस्मान डार साहब? आप तो जवान आदमी। देखिए, आपके सवाल से पहले मैं पलवशा का जवाब देना चाहता हूँ। मुनीब, देखिए हर पार्टी का एक वोटर बेस है, सपोर्ट बेस है, और कम से कम अब आप देख सकते हैं कि हम इस इलेक्शन में नहीं थे तो टर्न आउट में हाल 18%। हाँ, 18%। आप वो बाई इलेक्शंस देखें, चंद माह पीछे चले सियालकोट में जाएं 50%, 45%। सो ये साबित हो गया कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में उतरती है तो फिर वोटर भी बाहर निकलता है, वो थ्रिलिंग इलेक्शन ऊपर जाता है, वो थ्रिलिंग इलेक्शन होता है। ये पलविशा कह रही थी हमें पीटीआई के वोट मिले। मेरे ख्याल में जो इनके आधे कम हुए हैं, जिस तरह उनके कोई 30,000 बढ़े हैं, तो ये इनके वोट उस तरफ गए हैं। अच्छा, ये रांझा साहब को सोचने की जरूरत है कि लाहौर जो इनका तख्त लाहौर है और जो बज़ाहिर अब ख्वाब पीपल्स पार्टी देख रही है उसका धड़न तख्ता करने का या उस तख्त पे कब्जा करने का, वोट आ गए ना 32,000। तो मेरा ख्याल है इनके लिए लम्हा फिक्री है। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि पीडीएम बुनियादी तौर पे दम तोड़ चुकी है। इसलिए अगर आप इनसे पूछेंगे भी, किसी सतह पे ये नहीं कहेंगे हम पीडीएम की किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है। अब मैं आना चाहता हूँ परवेज़ खटक साहब पे। देखिए, वो तो एक जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि रियलाइज करता है इंसान एक एज के हिस्से में होता है, उसमें जोश भी होता है। उन्होंने कहा जो सियालकोट में लोग जो मजहबी बातें हैं जोश में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ आज जो इवेंट हुआ हमारा यूथ का, और इतनी बड़ी तादाद में, मैं रांझा साहब को क्लिप भेजूंगा, ये ज़रूर देखें, इतनी बड़ी तादाद में आज यूथ का आना इस बात की गवाही है कि हमने माजी में अपनी यूथ को कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं दी। जब आप उनको हेल्दी सरगर्मियाँ ही नहीं दे रहे हैं। अब हम इतनी बड़ी तादाद में यूथ है, आपकी आबादी का 68% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पे है। मुनी मैं सिर्फ 15 से 29 साल के सिर्फ एज ब्रैकेट की बात करूँ तो 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो एक तो ज़रूरत है हमें अपने नौजवानों को एंगेज करने की। चलिए, ये तो प्रोडक्टिव बात है ना, आप नेशन बिल्डिंग की बात करें। अब आता हूँ मैं सियालकोट के इशू पे। देखिए,
کسی کو یہ وضاحت دینی چاہیے کہ یہ معاملہ جی مذہبی تھا اور نوجوان جوش میں آ گئے. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے یار ہمارے شر سرم سے جھک گئے. اس کے بعد کوئی ایسی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے ایسے عمل کی سپورٹ کی ہو. نہیں کی. پرویز خٹک صاحب کو وزیر دفاع کے طور پر یہ جسٹیفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا ایک جو حکومت پہ الزام آ رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں شاید وہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ڈار صاحب کہ پرویز خٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق سیالکوٹ سے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس واقعہ کی وجہ سے, اس ثانیہ کی وجہ سے ملک کے اوپر ایک دبا لگا. ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں. اور ایک شرمناک واقعہ تھا. لیکن مجھے یہ بھی کہنا, میں سمجھتا ہوں چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, سیالکوٹ کے لاکھوں مزدور جو محنت کش ہیں وہ ان کا چہرہ یہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں ایسے چند عناصر ہمارے معاشرے کے مسکے رکھ دیتے ہیں چہرے کو. یہ وہ سیالکوٹ کے محنتی مزدور ہیں جو فٹ بال بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور وہ فٹ بال آپ کا پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے, اور آج انہی مزدوروں کے ہاتھوں پہ خون بھی ہے جو باقی جو سیالکوٹ کے محنت کش ہیں ان کے لیے بھی ایک شرم کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ایسا عمل کرنے والا اسے کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ. بالکل بات ٹھیک ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ڈار صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. میں وزیر اعظم پاکستان کے بیانات کی, ان کے اقدامات کی, یہ جو انہوں نے تمغہ شجاعت دینے کی بات کی ہے ملک عدنان کو, جنہوں نے کوشش کی اس کو بچانے کی, سری لنکن باشندے کو, پریانتھا کو. ایشو یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ پارٹی کا حصہ ہیں, پرویز خٹک صاحب پارٹی کا حصہ ہیں, پرویز خٹک صاحب فیڈرل کیبنٹ میں ہیں, ملک کے وزیر دفاع ہیں, ان کا یہ بیان 10 جگہ پر کوٹ ہوگا. کیا ملک کے وزیر اعظم کو, حکومت پاکستان کو نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ایک واقعہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں؟ میں اس واقعے کی بات نہیں کروں گا. ایسے اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں اور ہم دیکھتے ہیں, چاہے ان کی پارٹی سے ہیں یا ہماری سے ہیں یا پیپلز پارٹی. بعض دفعہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں میں 2 دن سے ڈپریشن میں ہوں, وزیر دفاع بڑے آرام سے بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں. بعض دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی ہیں کئی الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس طرح فوکس نہیں ہوتے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کا ایک. ڈار صاحب آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں جذباتی بچے. چلے آپ نے تو ٹھیک ہے, آئی نو آپ ایک آکورڈ پوزیشن میں ہیں, ظاہری بات ہے آپ پرویز خٹک صاحب کو آگے کنڈیم نہیں کر سکتے, آپ کی پارٹی پوزیشن بھی ہے. بٹ رانے صاحب مسئلہ یہ ہے, آپ بھی یہ سمجھنے کو کہتے ہیں جذباتی بچے تھے, وہ جذبات میں آ گئے اور پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جسٹیفیکیشن بنتی ہے ایسے کسی کام کی؟ انتہائی افسوسناک میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے, اور وزیر دفاع کی طرف سے اس طرح کا پیغام آنا اس حالات میں جبکہ پوری بین الاقوامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. سیالکوٹ کے مزدوروں کے مستقبل کا سوال ہے, ہمارے پورے معاشرے کی سوچ اور سمجھ کے مستقبل کا سوال ہے, ہمارے مذہب اور ہماری جو روایات ہیں ان کی عزت کا سوال ہے. اس کے بیچ میں آپ دوبارہ سے ایک ایسی لاجک لے کر آ گئے, منطق لے کر آ گئے. سوچنے بات کرنے سے پہلے تولو پھر بولو. اب وزیر دفاع, سابقہ وزیر اعلیٰ اور اہم عہدوں پہ فائز رہنے والے شخص کی طرف سے اگر اس طرح کا امیچور بیان اس موقع پر آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ٹریننگ ہے اور یہ کیا پولیٹیکل بصیرت ہے اور کیا میچورٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ پوری صورتحال کا سوال ہے, اس کے اوپر یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں, یہ مسلم لیگ نون کا نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا نہیں, یہ میڈیا کا نہیں, یہ عدلیہ کا نہیں, یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نہیں, پورے پاکستان کی عوام کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں اس چیز سے نکلنے کے لیے, ان چیزوں کو, ان روایات کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہمارے مذہب میں جو معاملات ہیں ان کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ہمیں طریقہ کار, ہمیں ڈبیٹ, ہمیں ذرا اس پہ کھل کے بات کرنی ہوگی. اگر اب نہیں کریں گے تو اس طرح کے 1-2 اور واقعات ہو گئے تو ہمارے تو یہ پوری کی پوری فیصل آباد کی انڈسٹری, سیالکوٹ کی انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں اوورسیز کوئی بندہ یا نان مسلم کام کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے, جہاں پہ ہم باقی چیزوں کے لیے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, ہمیں چارٹر آف ٹالرنس کی ضرورت ہے. یہ زبان کی مجھے لگتا ہے بڑی اہمیت ہے. پروفیسر صاحبہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ شاید زبان کا استعمال ہے جس کو بہتر ہونا چاہیے. اب پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی, ابھی کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کے ابو طلال چودھری صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ بھی زبان کا غلط استعمال تھا. یہاں پر بھی الفاظ کا یا جسٹیفیکیشن کا غلط استعمال ہے. کیا وزیر اعظم کو چاہیے یا نہیں, یہ نہیں, اس معاملے کے اوپر نوٹس لینا بھی نہیں بنتا کیونکہ مزید ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اس بات کی جو وضاحت دی ہے اپنی طرف سے وہ کیوں دی ہے. لیکن کیا کسی کو نوٹس لینا چاہیے, وزیر اعظم کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کیجئے؟
मुनीब साहब, हम सब जब पब्लिक में बोलते हैं, ख़ास तौर पे हम सब लोग जो कि अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इतने भोले नहीं होते कि हमारी ज़बानें इस तरह फिसलती जाएं। हम जो कुछ कहते हैं वो हम कहना चाहते हैं। और जो एक मुल्क का वज़ीर दिफा, जो कि एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पर आयद होता है, जो वो कहता है, मैं समझती हूँ कि शायद फिर हम अगर ये समझें कि वो स्टेट पॉलिसी है या हुकूमत की पॉलिसी है, तो फिर हम उसमें जो है गलत नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, परवेज़ खटक साहब जिस तरीके से इस बात का दिफा कर रहे थे, बजाय मज़लूमों का दिफा करने के, जो जिस मज़लूम की जान गई है या इनकी वॉच में, इनकी ज़ेरे निगरानी, आपको याद होगा APS के बच्चों की भी जान गई थी, तब आपने देखा कि इतने बच्चों की जो एक लाशों का बोझ उठाए कोई शख्स बैठे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पे बैठे रहे। फिर आपको याद होगा बन्नू जेल ब्रेक भी इनकी ज़ेरे निगरानी हुई जब ये चीफ मिनिस्टर थे। उस बात का आज तक आपको कुछ पता चला? कितने टेररिस्ट निकले, उनमें से कितनों ने फिर किस किस को मारा, वही इन्वॉल्व थे जिन्होंने जाकर बाद में APS के बच्चों को मारा? हमें कुछ पता। तो सवाल पूछने का रिवाज नहीं है मैं समझती हूँ जी, सवाल पूछने का क्या, ये अगर वज़ीर दिफा कह रहे हैं और हुकूमत की तरफ से रिबटल नहीं आता है, तो इसका मतलब हम ये हक पर जानिब है समझने में कि शायद ऐसी ही सोच हुकूमत में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे ऐसी जवानी में अगर गलतियां किसी ने की हैं तो उसकी जवानी को दोबारा चेक करना चाहिए, उसके तारीख में जाना चाहिए कि इन्होंने जवानी में ये हरकतें की हैं कि लोगों को आग लगा देना बच्चों का काम नहीं, वैश्यों और दरिंदों का काम है। इसको बच्चा कहकर, इसको बचपना कहकर आप आने वाले कई और मजलूमों की जानें खतरे में डाल रही हैं जो इसी किस्म की सिचुएशन में है। और ऐसे माहौल, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान कटहरे में खड़ा हो गया है, उसको आप और बेड़ियां पहना रहे हैं। मैं समझती हूँ वज़ीर दिफा से मेरा मोदबाना ये सवाल है कि क्या वो बच्चे थे जो APS में मारे गए, या ये बच्चे हैं जो लोगों को जो आग लगाते हैं जिंदा लोगों को? बिल्कुल ठीक, लिहाजा इतनी बड़ी गलती, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ठीक एक ब्रेक शामिल है। इसके नतीजे में इनके खिलाफ एक्शन होना ऐसे भी तो नौजवान हैं, बिल्कुल हैं जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे नेशनल हीरोज। एग्जैक्टली, मुझे तो यही हैरानी है ना अपना डार साहब कि जब मुल्क का वजीर आजम कह रहे हैं, वो पहले तो ये कह रहे हैं कि हम शर्म से सर झुक गए, और अपने वजीर आजम को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। फिर वो उस शख्स को तमग़े शुजात दे रहे हैं, तो अपने वजीर आजम की लाज रख लो भाई। और मैं समझता हूँ बहादुर आदमी वो है जो दूसरे की जान बचाता है, एग्जैक्टली, ये नहीं कि जान लेने वाला बहादुर आदमी है। एग्जैक्टली, ये समझना है। और मैं समझता हूँ हम सबका काम है अपने नौजवानों को हम इनकी सलाह करें, इनको जो इनकी रहनुमाई कर सकते हैं, और जो हमारा इस वक्त टॉपिक भी है, इसकी हमें ज़रूरत है इस बात को हाईलाइट करने की। जो ये बात करें सारे, इसमें हमें ना एक बड़ा बैठ के कंड्यूसिव एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रुक नहीं रही। आप देखें हर जगह पे एक डब्बा लेके एक बच्चा खड़ा है। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये फंडिंग हो रही है, ये कहाँ पे पैसे जाएंगे, ये क्या चीज़ है, इसकी क्यों रेगुलेशन नहीं? बट आप लोग कभी इकट्ठे हो नहीं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास वो तो हमने देखें, मैं समझ आपकी बात दुरुस्त है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये मेरी एक राय है कि हमें तमाम सियासी जमातों को कुछ कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये इन चीज़ों के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, और एक और इस पे मैं डार साहब से ही पूछूंगा, पता नहीं क्यों इनको अपने कोलीग्स की बातों का दिफा करना पड़ता है, लेकिन वो कोलीग्स भी मैं कहता हूँ बादशाह लोग हैं, और एक से बढ़कर एक, और हैं भी वो सारे फेडरल मिनिस्टर्स, लेकिन क्या कमाल काम करते हैं। एक ब्रेक के बाद एक और फेडरल मिनिस्टर की बात बताते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी वजीर हैं, अब उन्होंने, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, DI खान में मौजूद थे, जो बातें उन्होंने की उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। क्या फरमा रहे थे, सुन लीजिए। बल्दियात इलेक्शन है ना, जोर दिया कैसे इलेक्शन है बल्दियात का मिनिस्टर कौन है, वजीर कौन है? फैसल अमीन खान गंडापुर, मेरा प्यार फंड क्या है उन्हें बल्दियात की मिनिस्ट्री ते हुकूमत, बल्दियात की मिनिस्ट्री फैसल अमीन खान गंडापुर को ले हुकूमत तरीके इंसाफ दी है। मैं दसेना पिया इना को जेला इना दुश्मन तू जाके दुश्मन ने कीते मेरे पिता दे ला वोट मंगदा पिया, ये सोच है रजातियात दे रही एक कुछ अगर गलती ना जीत ही गया कोई विलेज कौन सा देखू बंदे ही ना रहता नहीं उठे दीना एक काम किया उठा वोट मंगा
इन्हें को काम दा छोड़ दे, फंड दा छोड़ दे। ये बल्दियात तो दफ्तर में बढ़ गया ना मेरे मुझे मुझे। अली गंडापुर साहब की बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप समझने की कोशिश करें। बल्दियाती इलेक्शन है, वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन है, मिनिस्ट्री किसकी है, बल्दियात की किसके पास है वो बताते हैं, हुकूमत किसकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फंड्स कहाँ से आने हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोई बात सुनो, कोई इलेक्शन कमीशन ने आज ये नोटिस लिया है कि ये ग्रॉस वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की। ऊपर से आप कहते हैं हम ईवीएम ला रहे हैं इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए, तक कर दे तुसी यह काम हो। इधर एक जलसे की छोटी वो स्पीच कह रहे हैं कहाँ ईवीएम से जोड़ दिया। नहीं, आप कहते हैं इंतखाबात में शफाफियत, लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये इस तरह के काम आपके फेडरल मिनिस्टर करें। देखिए ये हमारा रांझा साहब यहाँ बैठे हैं, हम ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, जलसे जुलूस जहाँ हम जाके करते हैं, तो ये एक करते हैं सियासतदान ऐसी बात जाकर पब्लिक के अंदर जब कि जी हम हुकूमत हमारी है, और जो भी एक कन्विंसिंग जो वो कर रहे हैं उसका तरीक़ेकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी अवॉइड किया जा सकता था। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमें अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका दिफा नहीं किया जा सकता। आप बहुत अच्छा दिफा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अपनी जमात का, लेकिन अपने कुछ कोलीग्स का दिफा वाकई आप सिवाय यही कह सकते हैं कि बेहतर अल्फाज को चुनना चाहिए। देखिए यहाँ तो आप मेरी कोई वीडियो निकाल देना, आप मैं जब कैपिटल टॉक में आता हूँ आप मेरे कोलीग्स की वीडियो तैयार रखते हैं। जिस दिन जनाब उस्मान डार की कोई ऐसी वीडियो आएगी हम आपको बिठा के चलाएंगे, गंडापुर साहब आए और दिफा करें इस वीडियो का। नहीं वो नहीं आते ना, वो तो आएंगे ही नहीं। तुसी साड़ी लड़ाई करा के नहीं मैं बिल्कुल, आप उसूल की बात करते हैं ना, तो उसूल की बात देखें। अब आपने खुद बात की है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, लेना चाहिए। इस तरह लाहौर में भी पैसा चल रहा था आपके सामने इलेक्शन पे, वहाँ पे भी नोटिस लेना चाहिए बिल्कुल। और हमें अब इन चीज़ों का मैं समझता हूँ, देखिए हमें चाहे वीडियोस हों, चाहे ऑडियोज हों, चाहे पैसा चल रहा हो, चाहे ये जो बातें हो रही हैं, हमें इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। हमें अपने मंशूर पे जो भी हम पब्लिक के लिए कर सकते हैं उस पर बात करनी। मैं डार साहब से पूछ रहा था, वक्त खत्म हो गया, राजा साहब किया तो काम गलत ही है, वो पता नहीं गंडापुर साहब जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन को। बेवकूफ़ दोस्त जो होता है ना बाज़ मरवा देता है, इसके साथ वही हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया, मैं पलोचा खान साहब आपका, उस्मान डार साहब, मोहसिन राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।